डियर स्टूडेंट्स, पीछे हमारे लेक्चर में हमने बात की थी केल्विन साइकिल की। उससे पहले हमने बात की थी हमारे पार्ट फर्स्ट फोटोसिंथेसिस के लेक्चर में जनरल चीज़ें बात की थी, प्लस हमने लाइट रिएक्शन के बारे में बात किया। अब आज हम केल्विन साइकिल को रेगुलेट कैसे किया जाता है उस पर बात करेंगे, प्लस कुछ और टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में अपन बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रशांत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी। रेगुलेशन ऑफ केल्विन साइकिल, जैसे मैंने आपको कल जब केल्विन साइकिल अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि केल्विन साइकिल को हम टोटली ये नहीं कह सकते कि यह लाइट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली यह लाइट डिपेंडेंट है। इसीलिए हम इसको, एक डार्क रिएक्शन शब्द है वो काम में नहीं लेना चाहिए हमें। फैमिलियर शब्द था पहले, लेकिन अब अपन इसको काम में नहीं लेते हैं। अब प्योरली हम इसको या तो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल इसको अपन कहते हैं। इसके रेगुलेशन के लिए अपन बात करें तो इसको देख करके आपको समझ में आएगा कि हाँ, वास्तव में इसके लिए भी लाइट चाहिए। हालांकि डायरेक्टली नहीं चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली चाहिए। केल्विन साइकिल की आप कुछ अभिक्रियाओं को देखिए और उसको वापस एक बार फ्रेम कीजिए अपने दिमाग में कि वो जो अभिक्रियाएं हुई थी उनमें कौन कौन से एंजाइम काम में लिए गए थे। उन सभी एंजाइम्स में से ये 5 एंजाइम देखिएगा आप। पहला एंजाइम है रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिस कार्बोक्सिलेज, यानी कार्बोक्सिलेज वाला एंजाइम है ये, जो राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट के साथ में CO2 को जोड़ता है। दूसरा एंजाइम है NADP ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। निश्चित रूप से ये क्या कर रहा है, NADPH2 जो लाइट रिएक्शन में मिली थी उनको किस पे जोड़ रहा है, 1,3 बिस PGA पे जोड़ रहा है और वो 3 PGAL के अंदर वाके आगे रिड्यूस हो जाती है। तीसरा एंजाइम है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज। ये एंजाइम फॉस्फेट ग्रुप हटा रहा है। सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेटेज, ये भी फॉस्फेट ग्रुप हटा रहा है। और पांचवा जो एंजाइम है इसमें वो है राइबोलोज 5 फॉस्फेट काइनेज, जो कि ATP खर्च करके राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बना लेता है। ये 5 एंजाइम है, ये वाले पांचों एंजाइम है। ये पांचों एंजाइम इस प्रकार के हैं जो लाइट की उपस्थिति में ही एक्टिव होते हैं, अन्यथा ये एक्टिव नहीं होंगे। इसका मतलब केल्विन साइकिल रात्रि में इसीलिए नहीं होता है क्योंकि रात्रि में इन एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए लाइट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस केल्विन साइकिल में भी इनडायरेक्टली लाइट का रोल होता है। कैसे करते हैं काम ये, एक बार अपन रूबिस्को को इसमें छोड़ देते हैं। नीचे वाले जो चारों एंजाइम हैं इनकी अपन यदि बात करें तो ये जो चारों एंजाइम हैं इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। उस डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए लाइट चाहिए और यह फेरेडॉक्सिन थायोरेडॉक्सिन सिस्टम से टूटती है। कैसे टूटती है इसकी अपन बात करते हैं। देखिए कि फेरेडॉक्सिन जो है ऑक्सीकृत अवस्था में है। जब लाइट मिलती है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ने फेरेडॉक्सिन से को लाइट दे, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। फेरेडॉक्सिन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस्ड फेरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन जो कि स्ट्रोमा से लिया जाएगा, उस प्रोटॉन को देता है और इलेक्ट्रॉन को देता है थायोरेडॉक्सिन को। थायोरेडॉक्सिन में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के यह बॉन्ड टूट जाता है और थायोरेडॉक्सिन है वो अपनी अपचयित अवस्था में बदलता है। ये इसकी अपचयित अवस्था है। देखिए आप, ये जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूट गया है और इसकी अपचयित अवस्था में है। अब इस थायोरेडॉक्सिन ने जब ये रिड्यूस्ड थायोरेडॉक्सिन बनाया तो यह अब इन चारों एंजाइम्स को, इन चारों में अभी आपको मैंने बताया कि इसमें क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए थायोरेडॉक्सिन अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन एंजाइम्स को देता है। ये देखिए इसमें टारगेट एंजाइम दिखाया हुआ है। ये टारगेट एंजाइम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेकर के रिड्यूस हो जाता है और रिड्यूस होने पर ये एक्टिव हो गया है। इसका मतलब जब डाइसल्फाइड बॉन्ड इनका टूट जाता है तब ये एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, अन्यथा ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। तो इन चारों एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट
के द्वारा ही पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और उन इलेक्ट्रॉनों को लेगा फेरेडोक्सिन, फेरेडोक्सिन से थायरोइडोक्सिन और थायरोइडोक्सिन फिर अंत में इन इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर कर देता है उस टारगेट एंजाइम पर, जिससे कि वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि अपन रूबिस्को की बात करें तो रूबिस्को का कार्बोमिलेशन जो अभिक्रिया है यानी CO2 का जुड़ना, यहां तक की अभिक्रिया में लाइट चाहिए और साथ ही, लेकिन तब तक ये एक्टिव नहीं होगा रूबिस्को जब तक कि इसको मैग्नीशियम आयन नहीं मिल जाते हैं। ये आप इसकी 3 अवस्थाएं देखिए, अमोनियम, उसके बाद में ये COO इसमें जुड़ गया, ये CO2 जुड़ गई है, लेकिन मैग्नीशियम आयन जुड़ने पर ही रूबिस्को अब अपनी एक्टिव फॉर्म में आएगा और मैग्नीशियम आयन की अवेलेबिलिटी है वो लाइट द्वारा प्रभावित होती है। सो रूबिस्को के लिए चाहे वो चारों एंजाइम जो अपने पीछे पड़े हैं, इन पांचों एंजाइम्स टोटल के लिए लाइट की उपस्थिति अनिवार्य होती है। यदि लाइट नहीं है तो ये एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का CO2 फिक्सेशन साइकिल है या CO2 एसिमिलेशन साइकिल है या C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है। हम इसे डार्क रिएक्शन नहीं कहें, ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जो अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी हैं, केल्विन साइकिल पढ़ा है, लाइट रिएक्शन पढ़ी है, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी और इसमें उपयोग में आती है। उन टर्मिनोलॉजी के ऊपर अपन पहले चलते हैं। टर्मिनोलॉजी के बाद में हम इस रूबिस्को का एक रोल पढ़ेंगे और उस रोल के कारण ही C4 साइकिल की डिस्कवरी होती है और वही आगे दूसरे प्लांट्स में एंजाइम किस तरह से अपना रोल रखता है उस पर अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी अपने को पढ़नी है। देखिए, एक टॉपिक हमारा है एक्साइटेशन ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी रिलीज। ये जो पिगमेंट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल आ रहा है, A और B आ रहे हैं, प्लस कैरोटिनॉइड्स आ रहे हैं, ये पिगमेंट्स जब इनको लाइट एनर्जी मिलती है तो उसे एब्जॉर्ब करके ये एक्साइट होते हैं। देखिए, जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो बराबर होती है। यदि बराबर है तो हम उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फोटोसिंथेटिक मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द ग्राउंड स्टेट अंटिल दे एल्यूमिनेटेड विद लाइट। ये तब तक अपनी ग्राउंड स्टेट में रहते हैं जब तक कि इन्हें लाइट एनर्जी द्वारा एल्यूमिनेट नहीं किया जाए। व्हेन लाइट फॉल्स, जब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लाइट गिरती है, दे एब्जॉर्ब द फोटॉन्स और क्वांटा, ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एज ए रिजल्ट, जो कि एनर्जी कंपाउंड एनर्जी युक्त होते हैं, एज ए रिजल्ट, इसके रिजल्ट से एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल इज रेज्ड। उन मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल रेज्ड हो जाता है एक निश्चित लेवल तक, एक सर्टेन लेवल तक, और ये इनकी एनर्जाइज्ड जो अवस्था होती है इन एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, इसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इस हाई एनर्जी वाली एक्साइटेड स्टेट में ये अनस्टेबल होते हैं और ये तुरंत ही अपनी वापस ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। आफ्टर एमिटिंग द एनर्जी, चूंकि इन्होंने एनर्जी ली थी, उस एनर्जी को अभी वापस एमिट करते हैं, वापस निकालते हैं और वापस आने के बाद अपनी वापस उस एनर्जी निकालने के बाद ये अपनी उस ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है वो ऑलमोस्ट सभी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं सबकी मिलती है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम लाइट एट द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द लाइट स्पेक्ट्रम। यदि पूरे विबग्योर की अपन बात करें तो उस विबग्योर में जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वे ब्लू एवं रेड रीजन की लाइट को अधिकतम एब्जॉर्ब करते हैं। ब्लू लाइट चूंकि उसकी वेवलेंथ कम है, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। आप जानते हैं दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी ज़्यादा है इसका मतलब वेवलेंथ कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी कम है। तो यदि ब्लू लाइट की अपन बात करें तो वो उसकी वेवलेंथ तो कम है लेकिन उसमें एनर्जी ज़्यादा है। किसके मुकाबले? यदि दोनों लाइट को लेकर चलें ब्लू और रेड को, तो रेड के मुकाबले उसमें एनर्जी ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ उसकी कम है। इफ द क्लोरोफिल, यदि क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, यदि वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, दे आर रेज्ड टू हायर एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में तो चले जाएंगे लेकिन हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसकी हाफ लाइफ लगभग 10⁻⁻12 सेकेंड्स होती है। और दूसरी तरफ यदि
दूसरी तरफ यदि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड लाइट, यदि वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो दे आर रेज टू लोअर एक्साइटेड स्टेट, तो फिर लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ वो जाएगा, जिसकी हाफ लाइफ है वो 10⁻⁹ सेकेंड्स होती है। एक्साइटेड स्टेट इज हाईली अनस्टेबल, ध्यान रखिए ये जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी वापस उस ग्राउंड स्टेट में वापस आता है किसी भी तरीके से, लेकिन उसको वो एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकाल करके किसी भी फॉर्म में एक एनर्जी निकाल करके और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ये एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट के रूप में हो सकती है एंड कम्स टू द लो एक्साइटेड स्टेट। जो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया था वो हीट के रूप में एनर्जी को निकाल करके अपनी लो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स में री इमिट ए फोटोन एंड देयर बाई रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद में फिर वहां से ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यानी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया हीट के रूप में एनर्जी को निकाल करके, और फिर वहां से ये वापस आ जाता है अपनी ग्राउंड स्टेट में एनर्जी को निकाल के। उस समय जो एनर्जी निकल रही है उससे हम फ्लोरेसेंस कहते हैं, फ्लोरेसेंस के रूप में एनर्जी निकल रही है। चूंकि एनर्जी इसकी कम हो गई, क्योंकि पहले कुछ फॉर्म में वो हीट के रूप में निकल गया है, कुछ एनर्जी कम हो गई, कम होने का मतलब हो गया कि वेवलेंथ बढ़ गई है, इसीलिए ये लाइन अपन ने यहाँ लिखी है, द वेवलेंथ ऑफ फ्लोरेसेंस इज स्लाइटली लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्ब किया गया था उसके मुकाबले इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि एनर्जी कम हो गई है, और एनर्जी कम मतलब वेवलेंथ ज्यादा है। सो क्लोरोफिल्स फ्लोरेसेंस इन द रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, दिस फ्लोरेसेंस may be absorbed by yet other molecule in the photosystem. The excited molecule may transfer the extra energy to other molecules. ये जो extra energy है ये other molecules को भी transfer कर सकते हैं, और ये transfer करने का form क्या होगा? By resonance, अनुनाद के द्वारा ये इस पर transfer करते हैं। This energy is directly used in the light reaction. Light reaction में directly use हो रही है। The extra energy in the molecule may be directly used for chemical reactions. Chemicals reactions के अंदर इस extra energy को directly use किया जाता है, जैसे photolysis of water. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए भी एनर्जी जो यूज की जा रही है वो यही थी, लाइट एनर्जी जो मिल रही थी। क्लोरोफिल molecules toward other region of the spectrum is very low, so that the absorbed energy cannot raise the molecule even up to the low excited state. Hence the molecule are at a lowest energy. देखिए, यदि कुछ दूसरे प्रकार की लाइट मिल रही है, जैसे मान लीजिए येलो लाइट मिलती है, तो उसकी एनर्जी कम है, वेवलेंथ जो है वो रेड के मुकाबले कम है। तो जब एनर्जी कम है तो ये एक्साइटेड स्टेट से भी पहले, यानी नीचे, जिसको अपन लोएस्ट एनर्जी स्टेट कह सकते हैं, उस स्टेट में चला जाता है, और ये ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है, विच हैज द हाफ लाइफ ऑफ 10⁻³ सेकेंड्स, इतनी उसकी हाफ लाइफ होती है। और सच एक्साइटेड मॉलिक्यूल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट, वो वापस आ जाता है, चूंकि वापस आया तो उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी, लॉन्गर वेवलेंथ है। इस प्रकार का जो लाइट एमिट, जो एनर्जी निकल रही है, वापस एमिट हो रही है, ये फॉस्फोरेसेंस के रूप में निकलती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड हेंस द एनर्जी इन द ट्रिपलेट स्टेट इज यूजुअली नॉट यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। आप इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। ये ब्लू लाइट के लिए लाइट दी गई, यहाँ पर मिली ब्लू लाइट, तो ये हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यहाँ से हीट लॉस होकर के ये लोअर एक्साइटेड स्टेट में आया, और रेड लाइट से भी ये इसी स्टेट में जाता है, और यहाँ से ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया, और यहाँ जो एनर्जी निकली है वो फ्लोरेसेंस के रूप में निकली है। या फिर यदि उसको कम ऊर्जा मिल रही है, लो एनर्जी मिल रही है, तो ये लोवेस्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और यहाँ इसको अपन ट्रिपलेट स्टेट बोल रहे हैं। और इस फॉर्म से जब ये वापस आ रहा है तो एनर्जी निकल रही है फॉस्फोरेसेंस के रूप में, फॉस्फोरेसेंस के रूप में एनर्जी निकल रही है। ये जो अभी अपन ने बात की उसको अपन एक डायग्राम से बड़ी आसानी से देख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये ब्लू लाइट के लिए और ये रेड लाइट के लिए। ब्लू लाइट में जब एनर्जी मिली तो ये हायर एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये लोअर एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ से ये वापस आ रहा है
हीट लॉस करके। तो एनर्जी का जो जितनी एनर्जी मिली थी उसमें से कुछ एनर्जी तो यहाँ कम हो गई और अब ये वापस आ रहा है, तो इसका मतलब एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम हुई तो वेवलेंथ बढ़ गई। ये बात अपन ने पीछे इसमें कही है और ये यहाँ पे दिखाया गया है। इस वेवलेंथ को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये था इस एनर्जी का स्टेटस, या यूं कहिए कि क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो एक्साइट होकर के किस तरह से अपने एनर्जी को यूज करके वापस पहले तो एक्साइटेड स्टेट में गया, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। इसके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके अलावा देखिए उसमें जो पीछे वाले में कई बार एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसमें एफिशिएंसी रेड लाइट में ज़्यादा क्यों होती है, जबकि रेड लाइट में एनर्जी तो कम है ब्लू लाइट के मुकाबले और वेवलेंथ उसकी ज़्यादा है। तो उसका कारण अपन ने पढ़ा, उस कारण को अपने को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सेकेंड वन इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम रिक्वायरमेंट, द एनर्जी स्टोर्ड इन वन फोटोन, एक फोटोन में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको अपन क्वांटम कहते हैं, इज सेड टू बी अ क्वांटम। The number of quanta यानी photons required for the production of one molecules of oxygen during photosynthesis is called quantum requirement. Very easy. Warburg found out that at least 4 quanta are required for the complete reduction of one molecules of CO2 in photosynthesis is यानी 4 क्वांटा की आवश्यकता होती है CO2 के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए एज पर वारबर्ग। और फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि फॉर द रिडक्शन ऑफ वन CO2 के एक मॉलिक्यूल को अपचयित करने के लिए लगभग 112 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और 4 क्वांटा जब वो कह रहे हैं तो 4 क्वांटा के हिसाब से 160 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी है वो केवल 70% ही प्राप्त हुई, अर्थात 30% के आसपास एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है, वेस्ट चली जाती है। इमर्सन एंड आर्नोल्ड फाउंड दैट एट द वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर ए मिनिमम ऑफ 8 क्वांटा आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इमर्सन और आर्नोल्ड क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल निकालने के लिए 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। मींस अर्थात एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलने का मतलब एक CO2 का मॉलिक्यूल रिड्यूस होना। तो एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, 8 क्वांटा की आवश्यकता होती है। अब इसको आधार मान करके हमने क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन तैयार की है। क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि लाइट का एक फोटोन ग्रहण करने पर ऑक्सीजन के जितने अणु निकलते हैं उसे हम क्वांटम प्राप्ति कहते हैं। या यूं कह सकते हो आप, जैसे भी पीछे अपन ने देखा कि प्रकाश के 8 फोटोन ग्रहण करने पर ऑक्सीजन का एक अणु निकलता है, तो एक फोटोन से कितना निकलेगा, 1/8, 1/8 निकलेगा। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कि निकालने के लिए 8 फोटोन चाहिए। सो क्वांटम यील्ड मतलब एक फोटोन से कितना निकलेगा, 1/8, यानी लगभग 12.5% होती है ये क्वांटम यील्ड। सो एक लीनियर रिलेशनशिप होती है फोटोन एब्जॉर्ब एंड ऑक्सीजन इवोल्व के बीच में। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन लीड टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन ऑक्सीजन इवोल्यूशन। इसका मतलब फोटोन की संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीजन के का निकलना भी बढ़ता है। तो क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में क्वांटम यील्ड को यदि आप ज्ञात करना चाहे तो आप इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। थीटा, या इसको थीटा से लिखते हैं अपन इसको, थीटा इज द नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब्ड। इस फॉर्मूले से हम ये क्वांटम यील्ड को ज्ञात कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के अंदर। अब देखिए यदि आप क्वांटम यील्ड को ज्ञात कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि यदि हम 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट का उपयोग करें, 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट का यदि हम उपयोग करें तो हम पाएंगे कि क्वांटम यील्ड में कमी आती है। और यह कमी प्रकाश के विबग्योर को अपन देखें तो रेड रीजन में हमें मैक्सिमम प्राप्त होती है।
रेड रीजन में मैक्सिमम प्राप्त होने को हम रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। रेड का मतलब हो गया विबग्योर का रेड रीजन, ड्रॉप का मतलब हो गया क्वांटम यील्ड में ड्रॉप होना, इफेक्ट का मतलब हो गया 680 नैनोमीटर से अधिक की लाइट का अपन यूज करें तो। एंड इट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट इमर्सन। इमर्सन ने इसको डिस्कवर किया था। वो कहते हैं the efficiency of photosynthesis is correlated with the number of oxygen molecule released. The efficiency is more when more oxygen is released. The quantum of oxygen released in photosynthesis is called quantum yield. So during red drop the quantum yield falls. मैंने अभी आपको बताया गिर जाती है। कब? When the red light of wavelength greater than 680 नैनोमीटर, इससे अधिक की लाइट का में यदि आप लीफ को एक्सपोज करते हैं तो। ड्यूरिंग रेड ड्रॉप, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए रेड ड्रॉप के समय केवल पीएस फर्स्ट एलोन ऑपरेट होता है, पीएस सेकंड डज नॉट वर्क, क्योंकि आपने 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट काम में ले ली है। और पीएस सेकंड में अपन ने पीछे पढ़ा था कि वहाँ 680 नामक क्या होता है, चीफ पिगमेंट। तो चीफ पिगमेंट होता है और वो चीफ पिगमेंट 680 नैनोमीटर की लाइट पर लेने पर ही अपना इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में भेजता है। The red drop is due to the failure of photosystem second to absorb light of, और वो यहाँ पे क्वांटम यील्ड में गिरावट क्यों आई है? The failure of photosystem second, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नॉन साइक्लिंग ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये सब चीज़ें चूंकि फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ अटैच थी, अतः अब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। और इवन दो फोटो सिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब लाइट बियॉन्ड 680 नैनोमीटर, देखिए ये जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है ये P680 से अधिक की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पिगमेंट सिस्टम सेकंड यहाँ इनएक्टिव हो गया है क्योंकि 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की लाइट का उपयोग किया जा रहा है। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, उसमें भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन कहते हैं कि एक प्लांट है, उस प्लांट के ऊपर आप केवल एक रेड लाइट यूज कीजिए, आप पाएंगे कि क्वांटम यील्ड में गिरावट आई है। लेकिन उसके साथ में यदि आप शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को साथ में दे देते हैं तो आप पाएंगे कि जो क्वांटम यील्ड में गिरावट आई है वो वापस प्राप्त हो जाती है, यानी गिरावट बंद हो जाती है। इसे हम बोलते हैं इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। The quantum yield will be less, ये कम होगी, in light waves shorter than red light. In light waves shorter than red light, रेड लाइट से छोटी आप वेवलेंथ की लाइट का उपयोग कर रहे हैं तो क्वांटम yield कम होगा। The yield is very high when the red light is added with other part of the visible light. यदि आप मान लीजिए आप वॉलेट, इंडिगो या ब्लू या येलो ऑरेंज, जो भी आप मान लीजिए येलो लाइट का यूज कर रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ है रेड से, लेकिन येलो लाइट के साथ में यदि आपने रेड लाइट को ऐड करके दे दिया है तो आप पाएंगे कि क्वांटम यील्ड जो है वो बढ़ जाता है। इसे ही हम इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इन रिस्टोरिंग द ड्रॉपिंग इन क्वांटम यील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इमर्सन और को वर्कर्स ने इसकी डिस्कवरी की थी। सो एड फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड बाय इमर्सन, इसलिए इसे हम इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट कहते हैं। पीएस फर्स्ट एब्जॉर्ब द लॉन्ग वेवलेंथ लाइट, रेड लाइट जो विबग्योर है उसका आर जो है वो करता है, और पीएस सेकंड एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए दोनों प्रकार की लाइट को मिक्स करके देंगे तो दोनों पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं। नेक्स्ट वन इज द फोटोसिंथेटिक यूनिट। A photosynthetic pigment necessary to effect a photochemical act is called photosynthetic unit। देखिए ये जो इमर्सन और आर्नोल्ड हैं, इन्होंने कहा था कि 2500 यानी 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एक CO2 के मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए आवश्यक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के समय। और उन्होंने कहा कि ये 2500 क्लोरोफिल जो है वो एक यूनिट मिलकर के ही और प्रकाश संश्लेषण के लिए एक फिजियोलॉजिकल यूनिट बनाती हैं। और अभी अपन पीछे ये भी पढ़ के आए हैं कि 8 से 10 फोटोन चाहिए CO2 के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए। इसका मतलब एक फोटोन के साथ अटैच हो गए या तो 250 या फिर 300 मॉलिक्यूल। अब
250 से 300 जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स की संख्या आ रही है वो एक यूनिट के रूप में काम कर रही है, उसे ही हम फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को करने के लिए। सो thus a group of 250 chlorophyll is considered as a photosynthetic unit. क्वांटासोम, नेक्स्ट वन जो टाइटल हमारा वो है क्वांटासोम। क्वांटासोम देखिए, पार्क और बिगिंस दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो पिगमेंट्स है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलते हैं, और उन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटासोम नाम रखा। Park and begins small granular structure on the inner surface of thylakoid membrane। वो कहते हैं कि ये ग्रेन्यूल्स कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 230 क्लोरोफिल्स। एक ग्रेन्यूल्स, एक जो पैकेट्स हैं उस क्वांटासोम का, उस पैकेट में 230 मॉलिक्यूल हैं, उसमें क्लोरोफिल ए के 160, क्लोरोफिल बी के 70 मॉलिक्यूल्स हैं, और 48 कैरोटिनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मैंगनीज आयन होता है इनके अंदर। और पार्क और बेगिंस ने तो ये भी कहा कि ये जो क्वांटासोम है यही फोटोसिंथेटिक यूनिट है, लेकिन वर्तमान में हम पिगमेंट सिस्टम जो होता है उसे ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय क्वांटासोम के। एंटीना पिगमेंट, जब क्वांटासोम की अपन बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने अभी आपको बताया कि खूब सारे क्लोरोफिल ए के और बी के मॉलिक्यूल्स हैं, कैरोटिनॉइड्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर खूब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी होते हैं। तो एंटीना पिगमेंट्स हम उनको कहते हैं जो क्लोरोफिल के चीफ पिगमेंट के लिए लाइट को हार्वेस्ट करके लाते हैं और उस लाइट को वो उस रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाते हैं। द एंटीना पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं जो फोटोसिस्टम में होते हैं, यानी एक उस चीफ पिगमेंट को अपन छोड़ दें तो बाकी जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एंटीना पिगमेंट्स कहलाते हैं। दे आर प्रेजेंट अराउंड द रिएक्शन सेंटर। चूंकि अपन चीफ पिगमेंट को रिएक्शन सेंटर भी बोलते हैं तो उसके चारों तरफ ये उपस्थित होते हैं सारे के सारे एंटीना मॉलिक्यूल्स। दे आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दे हार्वेस्ट सनलाइट्स। दे कंसंट्रेट द सनलाइट लाइक ए लेंस टुवर्ड्स द, जैसे अपन किसी लेंस को और एक जगह कंसंट्रेट करके लाइट उस पर डाल सकते हैं, उसी तरह से ये एंटीना मॉलिक्यूल्स है वो लाइट को कंसंट्रेट करके लेंस के रूप में काम करके लाइट को उस चीफ पिगमेंट पर कंसंट्रेट करते हैं। द एंटीना पिगमेंट एसोसिएट विद द प्रोटीन टू फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन के साथ मिलकर के LHC बना लेते हैं, और LHC पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में वो तो फर्स्ट कहलाता है, LHC सेकंड कहलाएगा, PS सेकंड का। द एंटीना पिगमेंट ऑफ LHC फर्स्ट कंसंट्रेट लाइट ऑन P700 रिएक्शन सेंटर। इसी तरह वो P680 में है कहलाएगा। एंटीना पिगमेंट्स ये क्लोरोफिल ए और बी के रूप में होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफिल ए बी का जो रेशियो है वो 4:1 होता है PS फर्स्ट के अंदर, और 1:2 होता है PS सेकंड के अंदर। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का मतलब हो गया हम जिसको चीफ पिगमेंट बोल रहे हैं, प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम, और यही वो पिगमेंट होता है जो इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम फर्स्ट इज कॉल्ड P700, दूसरे वाले में P680 कहलाता है। इस प्रकार से टोटल दो रिएक्शन सेंटर हो गए, एक P700 का, एक P680 का। और P680 में भी हम पाते हैं कि दो रिएक्शन सेंटर वहाँ मिलते हैं। दो रिएक्शन सेंटर में एक जो P700 है उसके अंदर तो क्लोरोफिल ए का डाइमर बना होता है, और जो P680 है उसके अंदर न केवल डाइमर है बल्कि मोनोमर भी इसके अंदर पाया जाता है। द रिएक्शन सेंटर इज सराउंडेड बाई एंटीना पिगमेंट्स, जैसे अभी अपन ने बात की। और उसके अलावा द रिएक्शन सेंटर ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट डायरेक्टली। द लाइट एक्टिवेट्स द रिएक्शन सेंटर। द एक्टिवेटेड रिएक्शन सेंटर इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन्स को आगे निकालता है। अब आप इस चित्र को देख सकते हैं कि इसमें ये जो ग्रीन के रूप में दिखाया अपन ने, ये तो मॉलिक्यूल हो गया वो रिएक्शन सेंटर वाला, और ये सारे के सारे LHC यानी एंटीना मॉलिक्यूल्स हो गए। और ये इसी तरह से पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर है, ये यहाँ पे P680 हो गया और ये P700 हो गया। इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। ये कुछ टर्मिनोलॉजी अपन ने काम में ली थी। इन टर्मिनोलॉजी का बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, और ये एग्जाम में छोटे शॉर्ट नोट्स के रूप में हमारे परीक्षा में आ जाती हैं।
इसलिए मैंने इनको साथ में इसमें लिया है। अब आगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हैच एवं स्लैक साइकिल की, इसको C4 साइकिल पे अपन बोलते हैं, और उस साइकिल का उद्भव यानी ओरिजिन कैसे हुआ उस पर अपन बात करेंगे, और उसके उद्भव के लिए मुख्य जो जिम्मेदार है वो है रूबिस्को एंजाइम। सो नेक्स्ट अपन हमारे नेक्स्ट लेक्चर के हिसाब से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।